हेलो एवरीवन, वेरी गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। चलिए, क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखी, ठीक है। उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं। उस दिन मैंने क्लास में क्या क्या कराया था वो जल्दी से आपको रिमाइंड करा देती हूँ मैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर सिखाए थे। हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें एचसीएफ एलसीएम बताया था मैंने कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या है वो मैंने आपको बताया था, एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये रिलेशन मैंने उस दिन आप लोगों को समझाया था। नेक्स्ट क्या है ये क्वेश्चन। इनमें से 2 से 3 पार्ट तो मैंने आप लोगों को उस दिन करा ही दिए थे, करेक्ट। इसमें से 2-3 पार्ट तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया था 3, 3, 6 एंड 5, 4 वाला। होप सबने किया होगा। जिसने भी सोल्व किया है वो आंसर के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं उसको क्लियर कर दूंगी उसका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन एंड 1.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखो, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है जिसकी हेल्प से आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। 12 क्या होगा हमारा? 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। यस, ठीक है। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देन 15, 15 क्या होता है? 3 इंटू 5 होता है, तो इसको 3 इंटू 5 लिख दो। नेक्स्ट इज 21। 21 क्या होता है? 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 एज इट इज रख दिया। अब मैं अगर आपको यहाँ बोलती हूँ कि इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखो, तीनों में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन 3 जो है वो तीनों में है। 3 जो है वो तीनों में है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एचसीएफ 3 आ जाएगा। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में ही कॉमन है। सेम एलसीएम आपको निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल जिनको क्लियर नहीं है वो प्रीवियस क्लास मींस क्लास 1 में जाके देखेंगे। वहां पे मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहां पे। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको जो भी टर्म्स दिख रहे हैं, जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, सारे लिख दो। हमें 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 और 7 लिख दिया। 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स लिख दिए हमने। 2, 3, 5, 7। अब मैक्सिमम पावर देखो, आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, उसके अलावा कहीं भी 2 नहीं है, तो 2 की पावर 2 कर दोगे। 3 की मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही रहेगी। 5 की पावर भी 1 रहेगी, 7 की पावर भी 1 रहेगी। ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, ठीक है। 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 420। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम आ जाएगा 420। यही हमें बोला था कि ये जो 3 टर्म है 12, 15 एंड 21, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या बताना था आप लोगों को? एचसीएफ एंड एलसीएम बताना था। होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। क्या गिवन है? 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग से देख रहा है वो क्या करेगा? वीडियो को पॉज करेगा एंड खुद से ट्राई करेगा। एचसीएफ एंड एलसीएम जब आपका कैलकुलेट हो जाता है देन वीडियो को आप दोबारा से प्ले करोगे, अपने आंसर्स मैच करोगे, ठीक है। चलो करेंगे खुद से ट्राई। देखो क्या है? 17, 23, 29। क्या आप लोगों को देख के ही पता नहीं चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स मींस क्या होता है? प्राइम नंबर्स मींस जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और दैट नंबर इटसेल्फ। 17 क्या होता है? 1 इंटू 17 ही तो होता है ना। कोई और नंबर तो ऐसा है ही नहीं जिससे 17 आ सकता है मल्टीप्लाई करके। और 29 और 23 भी सेम
प्राइम नंबर्स हैं, तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको 2 या 3 या 4 कितने भी चाहे नंबर हो, उनका एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया है एंड वो प्राइम नंबर्स हैं, सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओब्वियसली उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। जब एलसीएम की बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स अगर सब हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन। 17, 23, 29 मल्टीप्लाई कर लेना, सोल्व कर लेना, लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बनता है हमारा? 8 बनता है। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हो, और 25 को 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हो। तो देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है क्या आप में? इनमें से कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? नो, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा? अगेन सबकी मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 इंटू 25। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 0 बनेगा, मल्टीप्लाई कर लेना, है ना? हम क्लास में मल्टीप्लाई करके क्यों ही टाइम वेस्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 0 आएगा एंड वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तीनों पार्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट्स और ट्राई करेंगे खुद से, जल्दी से। Given that HCF of 306 and 657, 306 और 657 का LCF आपको 9 दे दिया है। आपको दो नंबर दिए हैं 306 और 657, इसका HCF आपको कितना दे दिया है? मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है दो नंबर्स का 9। दो नंबर्स का HCF कितना गिवन है? 9। आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या है? दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है ना? दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो। 306 को आप के प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे, देन 657 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, हाईएस्ट पावर से सोल्व कर दोगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका अच्छा मेथड और शॉर्ट मेथड क्या रहेगा? मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि दो अगर नंबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? LCM into HCF of two numbers is equal to product of those numbers. A and B का जो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। इसी का यूज कर दो इस क्वेश्चन में, इसी का यूज कर दो। हमें पता है कि HCF कितना है? 9 है। LCM हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू A इंटू B। नंबर्स दोनों गिवन है, 306 इंटू 6 5 7। ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसके डिवीजन में 9, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। काट दो, दोनों में से जो भी 9 से कट रहा है ये कटेगा। आई थिंक 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? मल्टीप्लाई करोगे 34 को 657 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में 8 आएगा। प्लीज डू द कैलकुलेशन, 2000 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, मैं भी बता दूंगी कैलकुलेशन, नॉट अ बिग डील, लेकिन आई थिंक कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज एट द लास्ट एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो खुद से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। करेक्ट? तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे और आंसर कैलकुलेट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इसे करिए सारे स्टूडेंट्स।
check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. ध्यान से समझना, 6 raised to power n बोल दिया है where n belongs to any natural number. Any natural number means 1 2 3 4 5 up to n. मतलब n की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो. 6 की जगह 1 मीन्स n की पावर इनमें से कुछ भी हो सकती है. कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो n की पावर हो सकता है. तो अगर 6 रेज टू पावर n की जगह मैं 1 रखूंगी, n की जगह अगर मैं 1 रखूं, 6 रेज टू पावर 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा. n की जगह 2 रखूंगी मैं, 6 रेज टू पावर 2 मीन्स 6 इंटू 6, करेक्ट, 6 इंटू 6. 6 रेज टू पावर 3 कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. यहां से देखो, ये तो इक्वल टू 6 हो गया. 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, है ना. 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे, अगेन मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 ही आने वाला है, 216 आएगा आई थिंक. तो आपने यहां से क्या देखा कि 6 की हम कुछ भी पावर रखेंगे, 6 की हम कुछ भी पावर रखेंगे, लास्ट में 6 ही आने वाला है. आप अगला भी करके देख सकते हो. इनफैक्ट इसको अपने माइंड में सेट कर लो. अगर कोई नंबर है जिसके पीछे 6 है, मान लो मैंने बोल दिया 4 1 2 6 की पावर 8, ठीक है. इसको सोल्व करो और मुझे बताओ सोल्व करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी. तो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये देखोगे कि लास्ट में 6 है और 6 की पावर कुछ भी हो. अगर यहाँ पे मैं 1 1 1 8 5 भी लिख दूं या कितनी भी बड़ी पावर हो, 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे लास्ट में 6 ही आएगा. ठीक है, 6 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता. इसको आप अपने नोट्स में अलग से मेंशन कर लेना, आगे यूजफुल रहेगा कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमने यहाँ देखा कि हम 6 की पावर n हमें गिवन था, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग रखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, है ना. और अगर लास्ट में 6 ही आ रहा है 6 की हर पावर पे, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है. और यही पूछा था कि चेक करके बताओ क्या 6 की पावर n और n की वैल्यू एनी नेचुरल नंबर n की किसी भी वैल्यू पे क्या यूनिट डिजिट 0 आ सकता है. तो आपका आंसर क्या होगा? नो. आपका आंसर क्या होगा? नो हो. एक एक्सप्लेनेशन तो ये है इसकी, आप ये करके आओगे एग्जाम में, कोई गलत नहीं बोलेगा. एक जो प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं जो यूजली स्कूल में भी आपको कराई जाएगी, वो एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा देती हूँ. क्या होता है ना, 10 आने के लिए 10 आने के लिए हमेशा एक 2 और एक 5 की जरूरत होती है. ठीक है, 10 आने के लिए, या कह सकते हो लास्ट में एक 0 अगर लेके आनी है तो एक 2 और एक 5 का होना जरूरी. जस्ट अ मिनट. देखिए मैंने क्या बोला कि जब आपको एक 0 बनानी होती है किसी नंबर के पीछे, एक 0 आने का मतलब क्या है कि एक 2 और एक 5 होना जरूरी है ना. जैसे मान लो मुझे 100 बनाना है, 100 बनाना है, 2 0 लेके आनी है, तो 100 को क्या लिखोगे बच्चों? 4 इंटू 25 लिख सकती हूँ. बोलोगे हाँ जी मैम लिख सकते हो. 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूं और 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख दूं. ओके, अब यहां से देखो ध्यान से, 2 0 है ना, तो दो ही पेयर होंगे 2 और 5 के. एक पेयर तो ये हो गया 2 और 5 का, एक पेयर ये हो गया 2 एंड 5 का. समझे? मींस एक 0 लेके आनी है तो एक पेयर 2 एंड 5 का, 2 0 लेके आनी है तो दो पेयर. ऐसे ही अगर इसके पीछे एक और 0 लगा दोगे ना आप, तो यहाँ पे 2 के 3 पेयर और 5 के 3 पेयर्स बनेंगे. ठीक है, तो ऐसे 0 कैलकुलेट की जाती है. ये रूल है. जो 10 होता है
वो 5 और 2 के बिना नहीं बन सकता है। कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं, है ना, जो मल्टीप्लाई करके 10 बना दे, एक्सेप्ट 2 एंड 5, एक्सेप्ट 2 एंड 5। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 6 रेज टू पावर n, तो अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स करूं तो इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, रेज टू पावर n, है ना। इसको मैं और शॉर्ट करके 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकती हूँ। तो 2 तो हमारे पास है लेकिन 5 नहीं है ना। और अगर 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 3 तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 0 कभी तुम्हें देंगे ही नहीं, चाहे किसी भी वैल्यू पे। तो आपको एग्जाम में क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, या तो पहले वाली दे लेना कि 6 की पावर कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकता है, लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन आप ये भी दे सकते हो कि 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन करके कभी भी किसी भी पावर पे, n की किसी भी पावर पे 0 नहीं बनाएंगे, दैट्स व्हाई 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर 6 रेज टू पावर n। ओके, होप क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट पे आइए, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन समझ लो। पहले इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, मतलब सोल्व करने के बाद कंपोजिट नंबर आएगा। दूसरा ये है, पहले इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या है। 7 इंटू 11 टू 13 प्लस 13, ठीक है। एक तरीका क्या है ना, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा तरीका क्या है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो 77 आएगा, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी 13 जोड़ दो, एक बड़ा सा नंबर आएगा। ऑब्वियसली सॉरी, प्राइम नंबर तो वो होगा नहीं, है ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसमें 7 आ चुका है, 11 आ चुका है, 13 आ चुका है ना। प्राइम नंबर तो वो होगा नहीं, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो इतनी लेंथी, तो आसान तरीका क्या है, देखो इन ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच में 13 कॉमन है, तो 13 मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 77 प्लस 13 अगर कॉमन चला गया है तो 1 बाहर निकल गया, करेक्ट। तो 13 इंटू 78 बन गया, 13 इंटू 78 बन गया, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 13 इंटू 78, मल्टीप्लाई करके देखोगे 13 इंटू 78, एक बड़ा सा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। और 4 लास्ट में आ गया है, एक बड़ी सी वैल्यू आ चुकी है, तो वो कंपोजिट नंबर होगा, है ना। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो दो कौन से होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ, एक वो नंबर 1 होता है। अगर 1 और इटसेल्फ से ज्यादा उसके फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको वैल्यू को देख के ही आपको पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, दैट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या है ये, एक कंपोजिट नंबर है। ओके, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में है सब, प्लस में 5 है, ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 6 42, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना सब 4 3 12 इंटू 2 24, ये नंबर इधर बन जाएगा, प्लस 1 ये 5 वाला, कुछ नहीं किया है मैंने, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, बीच में प्लस का साइन था, इसमें से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 था, जिसका मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा, वहां से 5 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे इंटू 5 करोगे, ठीक है। एक जो भी बड़ा सा नंबर आएगा, जो भी आएगा एक बड़ा सा नंबर आएगा जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं, कहोगे तो ये मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये कितना आ जाएगा हमारा 1008 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1
1009। आपको यहाँ देख के क्या पता चल रहा है? आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो भी नंबर आएगा XYZ, ये जो भी नंबर आएगा इसके 3 फैक्टर तो पक्का होंगे। 5 होगा, 1 भी होगा, 1009 भी, ये 3 फैक्टर तो पक्का ही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे ही होंगे। हमें कंपोजिट प्रूव करने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने होते हैं, तो 3 हमारे सामने हैं, तो दैट मीन्स ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पता है, जिसको यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके लिए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। करेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट चैप्टर 1 है, इसमें से एटलीस्ट 6 से 7 नंबर के जो है मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में। ठीक है ना, अगर सीबीएसई की मैं बात करती हूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इतना इजी चैप्टर है, आज हम इसको खत्म भी कर देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल शुरू भी कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है। दोनों क्लासेस देखने के बाद खुद से एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस करके देखना। कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जल्दी से वीडियो पे जाके उस क्वेश्चन को देखोगे, वहां से उसको क्लियर करोगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे ना, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पे आइए। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। होता क्या है ना, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन हर कोई क्या बताता है, हर कोई ये बताता है कि एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि वो एलसीएम क्यों लिया एंड क्यों इसका आंसर 36 आता है, क्योंकि मोस्टली ने तो किया होगा एंड ये भी पता रहेगा कि 36 आंसर आएगा। कैसे आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों, अच्छे से पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to complete one round and Ravi takes 12 minutes for the same. एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एंड रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। एक सर्कुलर ग्राउंड मान लो या सर्कुलर पाथ मान लो। ठीक है, आगे क्या कहा है? सपोज मान लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक ही जगह से दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा से कब मिलेंगे? ठीक है ना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। देखो, ये सर्कुलर पाथ मान लो कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से रवि को तो 12 मिनट लगते हैं ये कंप्लीट करने में। रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। ये राउंड कंप्लीट करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं एंड सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट्स लगते हैं। एक बार ध्यान से सोचना, सारा ध्यान यहां से हटा के मेरी बातों पे लेके आओगे। अगर अगर रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, रवि को अगर 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड 12 मिनट में, 12 मिनट में, तो मुझे बताओ हाफ राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा? हाफ राउंड आप बोलोगे 6 मिनट में। करेक्ट। अगर रवि ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करता है कितनी देर में? 12 मिनट में। तो क्या आधा सर्कल यानी कि यहां तक, यहां से यहां तक 6 मिनट में नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। यहां से यहां तक 6 मिनट में आ जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं क्यों पूछ रही हूँ आप लोगों से, इसका लॉजिक अभी यूज्ड होगा। अभी सिर्फ मेरी बात पे ध्यान रखना है आपको आंसर पे नहीं जाना है। आंसर तो मैं आपको 1 सेकंड में बाद में बताऊंगी। अभी आपको रीजन पे जाना है कि इसमें एलसीएम लेके क्यों किया जाता है। ठीक है, या विदाउट एलसीएम इसको कैसे करना है। सी, अगर रवि जो है एक राउंड 12 मिनट में लेता है, हाफ राउंड 6 मिनट में लेगा, तो 18 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 18 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेगा बताओ? 12 मिनट में एक राउंड, ठीक है, प्लस 6 मिनट में हाफ राउंड, तो 1.5 राउंड 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा 18 मिनट में। बोलो हाँ या ना। मीन्स रवि चला यहां से, सोनिया चली यहां से मान लो। ठीक है, यहां से दोनों जा रहे हैं। रवि यहां पहुंचा, देन 12 मिनट में यहाँ पहुंचा, देन 6 मिनट में दोबारा से यहाँ पहुंच गया।
18 मिनट में रवि यहां से यहां आ गया है, लेकिन उन 18 मिनट में सोनिया तो यहां तक ही एक राउंड कंप्लीट कर पाई है। ठीक है, सोनिया का पूरा एक राउंड बराबर है रवि के 1.5 राउंड के, 1.5 राउंड के। इतना समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अगर सोनिया 18 मिनट में एक राउंड ले पाई है, सोनिया 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर पा रही है। अब हुआ क्या, एग्जैक्टली 18 मिनट के बाद सोनिया तो यहाँ है, एग्जैक्टली 18 मिनट के बाद सोनिया यहाँ है और रवि 1.5 राउंड कंप्लीट करके यहाँ है। अभी तक वो दोनों मिले ही नहीं है, क्योंकि रवि स्पीड से भागे जा रहे हैं, रवि तो आगे भागे जा रहा है। अब रवि सोनिया ने फिर से चलना शुरू किया अगली 12 मिनट, अगली 18 मिनट के बाद। 18 मिनट अभी ऑलरेडी हो चुकी है, सोनिया यहाँ है, रवि यहाँ है। अगली 18 मिनट शुरू हुई। अगली 18 मिनट में सोनिया दोबारा से यहाँ पे आई। अगली 18 मिनट में सोनिया यहाँ पे आई। ठीक है, रवि कहाँ आया होगा नेक्स्ट 18 मिनट में? सोचो, रवि 18 मिनट में 1.5 राउंड कंप्लीट करता है, यहाँ पे वो था, तो 1.5 के बाद हाफ तो ये हो गया, यहाँ आ गया, प्लस 1 राउंड मोर, 1.5 हो गया, तो रवि भी यहीं पे आया। मीन्स एग्जैक्टली 36 मिनट में दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 36 मिनट के बाद इस पॉइंट पे वो दोनों आके मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा? 18 + 18 36। ठीक है, ये थी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि 36 आंसर कैसे आता है। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना आपको इतना लिखना पड़ेगा कि एक राउंड रवि का इतना है और सोनिया का इतना है। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करके आना है। देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो लोग सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो आपको पूछ लिया गया है कि बताओ वो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे, वही तो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ना। सबसे पहली बार कैसे मिलेंगे? दोनों का मल्टीपल निकाल के मिलेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों के टाइम का मल्टीपल। 18 और 12 का एलसीएम निकाल के देखना है, ऐसे निकाल लो या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो। 2 से काटोगे ये 9 6 आ जाएगा, ये 3 से काटोगे 2 आ जाएगा। सोल्व करोगे इनको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 36। ठीक है, 36 आंसर हो जाएगा हमारा। अगली बार कब मिलेंगे? उससे अगली बार। ठीक है, उससे अगली बार कब मिलेंगे? 36 + 36 मिनट के बाद वो अगेन मिलेंगे, मीन 72 मिनट के बाद मिलेंगे। इसलिए इसका एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एलसीएम वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू होती है जहां पे ये दोनों कंसाइड करेंगे, ये दोनों आके मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए वो वाला अच्छा था, लेकिन अगर एग्जाम में करके आना है तो सिर्फ एलसीएम लेके करके दिखा देना, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड 101% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि इरेशनलिटी प्रूव करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जब कल की क्लास में मैंने आपको रैशनल और इरेशनल का नंबर समझाया था या इरेशनल की डेफिनेशन समझाई थी, तब आपको एग्जाम्पल देके √5 का ही बताया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आज हम एक्सप्लेन करेंगे या प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है। ओके, चलो, रैशनल की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है? रैशनल नंबर कब होता है? जब उसको हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं, रुको। कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है? जब उसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होती है? q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
पी और क्यू इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, ओब्वियसली नंबर ही होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओब्वियसली ये कॉमन सेंस है। पी और क्यू एक नंबर होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपसे पूछ लेंगे x/4 बताओ ये रैशनल है या इरेशनल। तो पी और क्यू दो इंटीजर्स होने चाहिए हैं, प्लस कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम होने चाहिए हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे मान लो आपको बोल दे कोई कि 4/6 है, क्या बताइए ये एक रैशनल नंबर है, तो आप लोग बोलोगे कि यस 4/6 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 भी नहीं है। नो, इसको हम लोग अभी रैशनल नंबर इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि 4 और 6 ना अभी डिवाइड हो सकते हैं, इनके बीच में अभी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो पहले इसको 2 से काटोगे आप, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है। 2 और 3 एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि 2/3 एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, इंटीजर्स भी हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 भी है, और ये दो नंबर को प्राइम भी हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये मतलब होता है को प्राइम का। ठीक है, चलो रैशनल नंबर क्लियर हो गया है, रिमाइंड हो गया होगा सभी को। अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को करने का ना एक सिस्टमेटिक वे होता है, उस सिस्टमेटिक वे से मैं आपको लिख के प्रॉपर बताऊंगी रीजन। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, एंड जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत ना पड़े, समझ में तो आ ही जाएगा। ओके, लिखिए। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कंसीडर कर लोगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √5 हमने एक रैशनल नंबर मान लिया। तो अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में वो वाली लाइन लिख लेना कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। मैं लिख देती हूँ, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, को प्राइम नंबर। पी एन क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, हमने मान लिया है कि लेट √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है इक्वल टू p बाई क्यू होगा। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, q इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिखो, q इज इक्वल टू p बाई √5 लिख सकती हूँ क्या, p बाई √5 लिख सकती हूँ। कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। बोलो हाँ या ना, अभी तक का क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहां से आपको एक स्टेप याद रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसी के बाद कर सकते हो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करना, मींस √5 का भी स्क्वायर कर दो, 5 बाई क्यू का भी स्क्वायर कर दो, 5 बाई क्यू का भी स्क्वायर कर दो। एंड मोस्टली ये क्वेश्चन ना आपको रूट वाले पे ही दिखेगा। तो जहां पे भी रूट दिखता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखना कि रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर कर दो। इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया। तो √5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, इधर p अपॉन क्यू का स्क्वायर करोगे तो ये p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना, लिख सकती हूँ क्या, बस इसको मल्टीप्लाई में लेके गए हैं। ओके, अब यहां से एक रूल मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये आपकी एक थ्योरम है, लेकिन थ्योरम से ज्यादा ना इसको बेसिक थिंग बोलूंगी या जनरल कैलकुलेशन बोलूंगी या जनरल सी बेसिक सी चीज है। मुझे बताओ कि अगर 36 6 से डिवाइड हो रहा है, अगर 36 6 से डिवाइड होकर हमें 6 दे रहा है ना, तो क्या 6 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा और हमें एक नंबर या इंटीजर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। याद करो, एक थ्योरम है आपकी
एनसीईआरटी में 1.2 के नाम से थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम ये कहती है कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्यू, या एबीसी कुछ भी नंबर ले सकते हो, अगर पी स्क्वायर है वो क्यू से डिवाइड हो रहा है, पी क्यू नहीं लेते हैं, ए और बी में लेते हैं, क्योंकि पी क्यू में आप रैशनल इरेशनल में कंफ्यूज हो जाओगे। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, ए स्क्वायर बी से डिवाइड होगा, then 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 a is also divisible by b, तो b भी a भी b से डिविजिबल होगा। अभी जो मैंने 6 वाला एग्जांपल दिया वही है। देखो 6 का स्क्वायर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है और हमें एक नंबर दे रहा है 6, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगी, सिर्फ 6 बोल दूंगी, तो वो भी हमेशा 6 से डिवाइड होगा। मीन्स अगर अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, देन ए, अकेला ए भी बी से डिविजिबल होगा। सिर्फ ये चीज दिमाग में रखो, अगर ए स्क्वायर जो है वो बी से डिवाइड होता है तो अकेला ए भी बी से डिवाइड होगा। यही आपकी थ्योरम 1.2 कहती है। ओके, दोबारा से इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसको और शॉर्ट करके लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, इस 5 को दोबारा से इधर ले आए हम लोग। इसका मतलब आपको ये वो थ्योरम याद नहीं आ रही है कि पी स्क्वायर एक नंबर होगा जो 5 से डिवाइड करके इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक वैल्यू दे रहा है। ध्यान से पढ़ो इसे, इसका मतलब यही तो होगा ना इक्वल टू का साइन, कि पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। तो थ्योरम 1.2 पे आओ अगेन, अगर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो सकता है, देन पी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। अभी तो मैंने थ्योरम एक्सप्लेन करी, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स पी भी 5 से डिवाइड होगा, हमें एक वैल्यू देगा सी, कांस्टेंट, कुछ भी इंटीजर तो आने ही वाला है, इंटीजर ही आएगा। तो मान लिया वो वैल्यू सी आ गई, ठीक है, p बाय 5 इज इक्वल टू सी हो गया। तो यहां से क्या मैं p की वैल्यू इक्वल टू 5 से लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5c आ जाएगी। देखो एक बार इसको अच्छे से, कुछ नहीं किया अभी तक। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये स्टेप भी हटा दो बेशक से, स्क्वायर करने के बाद क्यू स्क्वायर को इधर लेके 5 को इसके नीचे लेके आए। यहां से हमें एक थ्योरम याद है कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। मान लिया पी को 5 से डिवाइड किया तो एक नंबर आया सी, तो यहां से पी की वैल्यू होगी 5c, इसको इक्वेशन 1 मान लो। p की वैल्यू क्या होगी? 5c, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हमारे पास p की वैल्यू 5c आ चुकी है, p की वैल्यू 5c आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं p की वैल्यू 5c, तो देखो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने वापस से इसमें पुट किया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो गया? 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये इससे 5 पे कट जाएगा, 5c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर। अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, 5 को इसके नीचे लेके गए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अगेन उसी थ्योरम का यूज करेंगे कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो क्यू भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा और एक कांस्टेंट देगा, k मान लो, l मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो वो भी हमें एक कांस्टेंट देगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5c आ गई, 5c आ गई, k आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। एक इक्वेशन में p की वैल्यू 5c आ गई है, एक इक्वेशन में q की वैल्यू 5k आ गई है। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो चुका है, आपको एक समझाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। p की जगह अगर मैं रखूंगी, p की जगह 5c अगर मैंने रखा, 5c, ठीक है, और q की जगह मैंने 5k रखा,
5k और इनका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या 5c और 5k 5c और 5k क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 5 दोनों में अभी भी कॉमन है, 5 अभी भी कॉमन है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। और अगर p और q के रैशनल होने की यही कंडीशन है कि वो को प्राइम होना चाहिए, तो ये तो प्रूव ही नहीं हुआ, है ना? ये तो प्रूव ही नहीं हुआ कि c और k की वजह से कि p और q जो है वो को प्राइम है। और अगर वो को प्राइम नहीं हुआ तो जो हमने माना था, कंसीडर किया था कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, वो हमने स्टार्टिंग से गलत किया था, करेक्ट? और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बाय स्टेप लिख लो। मैं एक बार फिर से जल्दी से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ध्यान से देखना। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? तो √5 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू होना चाहिए। √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा इफ इट इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, ये जरूर लिखना, p एंड q आर को प्राइम नंबर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, √5 5 के इक्वल आ जाएगा, p अपॉन क्यू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्यू को इधर लेके जाओ, 5 को इधर लेके आना है, क्यू स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 5। उसके बाद थ्योरम याद करनी है कि अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। कुछ कांस्टेंट नंबर आने वाला है, l m n g कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से p की वैल्यू 5c आ गई, इसको 0.1 मान लो। कितनी बार याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है? नंबर 1 उसको इरेशनल मानना है, नंबर स्टेप्स नोट कर लो। नंबर 1 उसको इरेशनल मानना है, नंबर 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, नंबर 3 1.2 थ्योरम का यूज करना है 2 बार, 1.2 थ्योरम का 2 बार यूज करना है। एक बार यहां हो गया, अगेन ये वाली वैल्यू p की जगह पुट करोगे, अगेन 1.2 थ्योरम का यूज करोगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की आ जाएगी। p और k को उठा के इसमें रखोगे, p एंड q के, यहाँ पे 5 से अपॉन 5 के आ जाएगा, उससे आगे सोल्व मत करो, सिर्फ ये लिखो, hence it is proved that p and q are not co-prime numbers because there is a common number 5 between them। p और q में एक 5 कॉमन नंबर है, दैट्स वाई वो एक को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं है दैट मीन्स रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है कोई नंबर तो क्या है? इरेशनल है। ओके, ठीक है, चलिए 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आता ही आता है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार खुद से ट्राई करो स्टेप्स माइंड में याद करके, एंड देन मैं बताती हूँ। देखो, 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर प्रूव करना है। 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर अगर प्रूव करना है तो जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। 3 + 2√5 अगर एक रैशनल नंबर है तो फिर से मान लोगे कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेट इट इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो इक्वल टू p बाई क्यू होगा, है ना? p बाई क्यू होगा। यहाँ पे सेम चीज आपको लिखनी है, p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर्स, q नॉट इक्वल टू 0। इन सब चीजों के ही मार्क्स मिलते हैं, ये तो सब कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू -3, ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाएंगे तो ये 2 डिवाइडेड में चला जाएगा, है ना? तो हमें रूट को एक तरफ कलेक्ट करना है, बाकी सब कुछ एक तरफ ले आना है। अब ध्यान से देखना, बातों बातों में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, यस ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है।
3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, एंड रैशनल नंबर में प्लस करेंगे रैशनल नंबर तो एक रैशनल नंबर आएगा, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो रैशनल ही नंबर आने वाला है। तो रैशनल माइनस रैशनल अगेन एक रैशनल नंबर आएगा, और रैशनल 2 भी तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो भी एक रैशनल नंबर आएगा। दैट मीन्स ये पूरी टर्म क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू एक रैशनल नंबर। इसको सोल्व करके कोई ना कोई रैशनल नंबर तो आएगा ना, नहीं आपको सोल्व करके नहीं दिखाना है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर आ गए, लेकिन वी नो दैट कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 5 एक इरेशनल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इरेशनल इक्वल टू रैशनल आ जाए और उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो हमने अजम्पशन की थी स्टार्टिंग में, इस वैल्यू को एक रैशनल नंबर मान ले कि वही गलत थी, वही गलत थी, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर नहीं आएगा, और ये रैशनल नंबर नहीं आएगा दैट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसे करिए। सिंपल है, 1/√2 7/√5 6 प्लस रूट 2, इरेशनल प्रूव करना है सभी को। देखो जल्दी से बता देती हूँ मैं, 1/√2 क्या है, अगेन 1/√2 इक्वल टू एक रैशनल नंबर मान लोगे, इक्वल टू एक रैशनल नंबर मान लोगे। रैशनल नंबर मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म में वो होना चाहिए। 1/√2 p बाई क्यू है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब क्यू बाई पी भी तो एक रैशनल नंबर ही है, ये रैशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते लास्ट क्वेश्चन के जैसे। तो हेंस प्रूव्ड कि हमने जो कंसीडर किया था वही गलत था, 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। सेम इसमें रहेगा और सेम ही इसमें रहेगा, ये आप लोगों का होमवर्क है आज का। ठीक है, एक सेकेंड, जल्दी से चलो आप सेकेंड पार्ट को ट्राई करो, तब तक ये चार्जिंग में चेंज कर लेते हो इसकी बैटरी की। किया आप लोगों ने, देखो 7/√5 अगेन, 7/√5 को क्या मानोगे आप, इक्वल टू ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू हो जाएगा, रूट को एक तरफ रखना है, ये क्या हो जाएगा 5/7 क्यू, 7 क्यू। ठीक है, p बाई क्यू क्या है, हमारे एक रैशनल नंबर है, 7 को 1/7 भी मान सकते हो वैसे तो रैशनल इंटू रैशनल, 1/7 भी तो एक रैशनल नंबर है, तो 1/7 इंटू पी बाई क्यू रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, ये पूरी एक रैशनल वैल्यू हो जाएगी विच इज नॉट इक्वल टू √5, विच इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रैशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं, हेंस इट इज ए इरेशनल नंबर। सेम 6 प्लस √2 के लिए रहेगा, 6 प्लस √2 इक्वल टू p बाई क्यू हो गया। ठीक है, 6 प्लस है, इसको इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, p बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, 6 क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो रैशनल और इरेशनल इक्वल हो ही नहीं सकते, दैट मीन्स हमने जो √2 को रैशनल नंबर माना था वो गलत था, एंड √2 एक क्या है हमारा, 6 प्लस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं पोलिनोमियल्स के साथ, एंड ट्रस्ट में वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जिन बच्चों को थोड़ा सा इक्वेशन के नाम से डर लगता है, एक बार वो 2 क्लासेस आप करोगे, 2 क्लासेस में ट्राई करूंगी खत्म करने की, आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा, दैट इज माय गारंटी। चैनल न्यू है, ठीक है, एक नई स्टार्टिंग है मेरी तरफ से, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना चाहिए आप जितना
जितना हो सके आप इसको सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन।